हेलो एवरीवन। बायोलॉजी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक है आणविक प्रॉप से यानी कि मॉलिक्यूलर प्रॉप। आणविक प्रॉप यानी कि डीएनए और आरएनए के वे खंड जो कि उसके पूरक डीएनए और आरएनए खंड को पहचानने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? आणविक प्रॉप्स कहलाएंगे। अगर कोई डीएनए खंड के पूरक डीएनए खंड की पहचान करनी है तो एक छोटे डीएनए खंड का प्रयोग करेंगे जो डीएनए प्रॉप कहलाएगा। और इसी प्रकार अगर किसी आरएनए की पहचान करनी है तो एक छोटे खंड आरएनए का प्रयोग करेंगे जो आरएनए प्रॉप का कार्य करेगा। ठीक है, इस तरीके से डीएनए और आरएनए प्रॉप की सहायता से हम इसके पूरक डीएनए और आरएनए खंड की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आणविक प्रॉप की, डेफिनेशन क्या देंगे? डीएनए या आरएनए के खंड जिनकी सहायता से किसी भी जीव में उपस्थित उसके पूरक डीएनए या आरएनए खंडों की पहचान की जा सकती है। यानी कि डीएनए और आरएनए के वे छोटे खंड जिनसे किसी जीव में उपस्थित उसके पूरक डीएनए और आरएनए खंड की पहचान की जा सकती है, आणविक प्रॉप्स कहलाते हैं। प्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। अगर डीएनए खंड की पहचान करें, डीएनए पूरक डीएनए की पहचान करें तो वो डीएनए प्रॉप्स कहलाएंगे, और अगर आरएनए पूरक की पहचान करें तो वो आरएनए प्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके महत्व की, यानी कि डीएनए और आरएनए के प्रॉप्स क्यों आवश्यक है, क्या कार्य करते हैं। हमने कहा कि वो पहचानने में मदद करते हैं, लेकिन किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो पहला है जीन अभियांत्रिकी में शोध हेतु, यानी कि जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जितने भी शोध करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, इनका उपयोग विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान के लिए होता है। यानी कि हमें जिस डीएनए खंड की आवश्यकता है, जिस जीन के जहाँ पे जिस खंड में जो जीन उपस्थित है हमें वही जीन चाहिए, तो उस जीन की पहचान करने के लिए, उस डीएनए खंड की पहचान करने के लिए हमें जो डीएनए प्रॉप्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रॉप्स की सहायता से भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान की जा सकती है। यानी कि जो प्रॉप्स हैं उनकी सहायता से अगर भोजन में किसी प्रकार का कोई पदार्थ मिल गया है तो उसकी पहचान भी प्रदूषक की, यानी कि जो उसको प्रदूषित कर रहा है उसकी पहचान भी की जा सकती है। फिर है अपराध विज्ञान में पैतृकता के मामले सुलझाने में, पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने में इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये डीएनए प्रॉप जो हैं वो क्या कार्य करेंगे? पूरक डीएनए की पहचान करेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए बन रहा है, यानी कि उस डीएनए खंड से जो डीएनए प्रॉप है उसकी सहायता से हम दूसरे डीएनए की पहचान कर सकते हैं कि क्षारक क्रम के आधार पर क्या डीएनए खंड होना चाहिए। तो कि अपराध विज्ञान में जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसके माध्यम से हम डीएनए प्रॉप्स का प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का डीएनए खंड रहा होगा। पैतृक मामला सुलझाने में, यानी कि पैतृकता यानी माता पिता की पहचान करने में, कई बार डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनके जो पैतृक माता पिता होते हैं उनकी पहचान की जाती है। आनुवंशिक रूप से, यानी कि डीएनए खंड की सहायता से, डीएनए प्रॉप की सहायता से अनुमान लगाया जाता है कि डीएनए उसका जो पूरक डीएनए खंड होगा वो क्या होगा और वो उसके माता पिता में उपस्थित हो सकता है या नहीं हो सकता। बात करें पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पारिवारिक रिश्तेदारी में भी इसका उपयोग किया जाएगा, यानी कि जितना मेल खाएगा डीएनए जो प्रॉप है वो उससे जितना मेल खाएगा वही उसके माता पिता हो सकते हैं। फसल, प्रजनक बीज व पौधों की अच्छी जातियों को पहचानने में प्रॉप्स का उपयोग किया जाता है। यानी कि डीएनए खंड होगा तो उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन से जीन उसमें उपस्थित हैं और वो जीन किस गुण के लिए या फिर किस लक्षण का निर्धारण करते हैं और वो किस प्रकार की फसल उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से डीएनए प्रॉप्स और आरएनए प्रॉप्स जो हैं उनकी सहायता से काफ़ी सारे कार्य किए जा सकते हैं, इसीलिए आणविक प्रॉप्स भी आवश्यक होते हैं। एक बार इसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ये जो क्लोनित डीएनए खंड हमें प्राप्त हुए हैं, इनके विश्लेषण यानी कि इनकी पहचान करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक विधि है जैव वैद्युत कण संचलन, यानी कि उसके माध्यम से हम पता करेंगे कि किस प्रकार से डीएनए खंडों को हम अलग अलग करके और उनकी पहचान कर सकते हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। टॉपिक है क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। यानी कि जो क्लोनित जीन हमें प्राप्त हुए हैं उनकी किस प्रकार से पहचान की जा सकती है। इसमें हम जो पहली विधि पढ़ेंगे वो है जैव वैद्युत कण संचलन या जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो जेल विद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें एक जेल का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से हम डीएनए खंड की पहचान कर सकते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक कोशिका लेंगे और उस कोशिका में से जो डीएनए खंड हमको चाहिए उसको अलग कर लेंगे। डीएनए खंड को हम अलग किसकी सहायता से करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से उसे कट कर सकते हैं। तो हमने एक कोशिका ली, ये कोशिका है, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित है उसे हमने अलग कर लिया। अब ये जो डीएनए खंड हमको प्राप्त हुए हैं, इन डीएनए खंडों का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हम इसे छोटे छोटे खंडों में कट कर लेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में डीएनए खंड को काटने का कार्य करेगा निश्चित जगह यानी साइट से। अब हमने डीएनए के खंड कट कर दिए। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें दो प्रकार के जेल काम में लिए जाते हैं। पहला है एगोरेज जेल, यानी कि पहला जो जेल काम में लिया जाता है वो होता है एगेरोजेल। दूसरा है पॉलीएक्राइलेमाइड जेल, पॉलीएक्राइलेमाइड जेल।
यानी कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम दो प्रकार के जेल का प्रयोग कर सकते हैं, या तो एग्रोज जेल का प्रयोग करेंगे या हम पॉलीएक्रिलेमाइड जेल का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे अभी जो विधि अपना रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसमें हम एग्रोज जेल का प्रयोग करेंगे। ये जो एग्रोज जेल है ये समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त होता है? ये समुद्री खरपतवार से ये जेल प्राप्त किया जाता है। इस जेल की एक स्लाइड बनाई जाएगी, स्लाइड मतलब एक शीट बनाई जाएगी एग्रोज जेल की। दूसरा वाला हटा देते हैं। यानी कि इस एग्रोज जेल की हम एक शीट लेंगे, ये जो एग्रोज जेल होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से हम डीएनए खंडों को पृथक करने का कार्य करेंगे, जो कि एक तरीके से ये जो जेल है ये चालनी का कार्य करता है। जिस तरह चालनी में से मोटी चीजें ऊपर आ जाती है और हल्की चीजें नीचे आ जाती है, उसी तरीके से जो जेल है वो भी डीएनए खंडों को मतलब पृथक करने का कार्य करेगा। अब ये जो एग्रोज जेल है इसमें कुछ गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में हम ये डीएनए खंड रख देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने कुछ डीएनए खंड रख दिए हैं। इस शीट को हम एक विलयन में रखेंगे जिसे हम कहेंगे बफर विलयन। ये एक पात्र है और इस पात्र में हमने भर लिया है बफर विलयन। हमने इसमें बफर विलयन भरा है। क्योंकि हमने नाम से स्पष्ट हो रहा है वैद्युत कण संचलन, यानी कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम, इसीलिए हमने इसमें बफर विलयन भरा है। बफर विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो बिना किसी रुकावट के वैद्युत को संचरित होने देगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि विलयन वैसे का वैसा ही रहता है, खुद अपरिवर्तित रहता है और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम कर सकते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए सबसे पहले हमें लगाने होंगे इलेक्ट्रोड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे हम। इलेक्ट्रोड जो होंगे एक तो धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। ये वाला जो सिरा है वो ऋणात्मक होगा, जो कि डीएनए खंड के पास है, वो वाला सिरा होगा ऋणात्मक और दूसरा सिरा होगा धनात्मक। ऋणात्मक जो सिरा होता है उसे हम कहते हैं कैथोड और जो धनात्मक सिरा होता है उसे हम कहते हैं एनोड। इन दोनों सिरों को जोड़ने के लिए बैटरी लगाएंगे हम, जिसकी धारा प्रवाहित हो। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पात्र में बफर विलयन भर के उसके अंदर हम रखेंगे एग्रोज जेल की शीट, जिसके अंदर खंड बने हुए हैं, जहाँ पे हमने रखे हैं डीएनए खंडों को। इन डीएनए खंडों को हमने के पास वाली जो छड़ होगी वो होगी कैथोड यानी ऋणात्मक, और जो दूसरी वाली जो इलेक्ट्रोड होगी वो होगी धनात्मक। डीएनए खंड जो होता है उन पे एक चार्ज होता है, आवेशित होते हैं, इसी वजह से इनका वैद्युत कण संचलन किया जा सकता है। डीएनए खंड पे जो चार्ज होता है वो होता है ऋणात्मक, यानी कि सारे डीएनए खंड पे ऋणात्मक चार्ज होता है और वो ऋणात्मक किसकी वजह से होता है? इसमें उपस्थित फास्फेट समूह के कारण। डीएनए खंड जो है वो उसमें फास्फेट समूह पाया जाता है और उस फास्फेट समूह के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह होता है। उस ऋणात्मक चिन्ह के कारण ही पूरा जो डीएनए होगा वो कैसे कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। इसीलिए इसे किसके पास रखा गया है? कैथोड वाले हिस्से पे, यानी कि ऋणात्मक वाले सिरे पे रखा गया है। अब इसके बाद जैसे ही हमने इसको जोड़ेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके जो डीएनए खंड होंगे वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर गति करेंगे।
हमने कहा जैसे कि हमें पता है कि विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करने के कारण ये जो ऋणात्मक डीएनए खंड है ये धनात्मक की ओर गति करना शुरू करेंगे। हमने जो डीएनए खंड लिए हैं वो खंड कुछ तो क्या होंगे, बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, यानी कि उनका जो अणुभार है वो अलग अलग होगा। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हमने इनको कट तो किया है, लेकिन ये सभी एक समान नहीं है। अब एक समान नहीं होने के कारण किसी का आयतन ज्यादा, किसी का कम होगा। तो जैसे ही एगोरेज जेल है, इसमें से जैसे ही हमने क्या एगोरेज जेल की शीट पर हमने इसको रखा और विद्युत धारा प्रवाहित करी, डीएनए खंड के कुछ अणु गति करना शुरू कर देंगे। अब वे अणु जिनका अणुभार क्या होगा, कम, यानी कि अणुभार कम होने पर वो गति ज्यादा करेंगे और अणुभार ज्यादा होने पर गति कम करेंगे। यानी कि जो जितना ज्यादा हल्का होगा वो उतनी ज्यादा तेजी से गति करेगा और जो जितना ज्यादा भारी होगा उसकी गति उतनी ही धीरे होगी। यानी कि ये जो आगे की ओर होंगे वो तो कैसे हैं, हल्के, और जो इनके पीछे की ओर होंगे वो कैसे होंगे, उनकी तुलना में भारी होंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये आगे की ओर गति करेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो धनात्मक की ओर गति करेंगे। तो धनात्मक की ओर गति करते हुए इस प्रकार से आयतन के आधार पर यानी उनके अणुभार के आधार पर उन्हें हम पृथक कर सकते हैं। यानी कि हम डीएनए खंडों का पृथक्करण इस विधि द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अब जो डीएनए खंड हमको प्राप्त हुए हैं उन डीएनए खंडों पर हम यूवी रेस प्रवाहित करेंगे, यानी कि उनके पर पराबैंगनी किरणें छोड़ेंगे, जिनके कारण ये जो डीएनए खंड है वो हमें चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देंगे। और ये जो चमकीले नारंगी रंग के डीएनए खंड है इन्हें ही हमने क्या किया है, हमने इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा पृथक कर लिया है। तो ये जैल विद्युत कण संचलन में जो अवयव है वो क्या क्या काम में आए, सबसे पहले जैल काम में आया, उसके बाद हमारा बफर विलयन काम में आया, बफर विलयन के साथ साथ जो डीएनए खंड हमने लिए वो काम में आए, ये जो डीएनए खंड हमने काम में लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड यानी कि विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड और बैटरी जो हमने काम में लिए, जिसकी वजह से हमने धारा प्रभावित करी है। उसके साथ ही हमने यूवी रेस जो हमको जिसकी सहायता से हम इसका क्या करेंगे, इनकी पहचान करेंगे, चमकीले नारंगी रंग के ये हमको दिखाई देंगे। इस प्रकार से जैल विद्युत कण संचलन द्वारा जो क्लोनित जीन है, जो क्लोनित डीएनए खंड है, उनकी पहचान की जा सकती है। तो ये तो हमने डायग्राम बनाया था, थोड़ा रफली डायग्राम है, इसको एक बार उतारने, एक बार डायग्राम को उतारेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। एक बार इसको डायग्राम को नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। जैल विद्युत कण संचलन यानी कि जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस विधि को डीएनए खंडों को शुद्ध करके अलग करने में उपयोग किया जाता है। इसमें विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। हमने अभी डायग्राम के थ्रू समझा था किस तरीके से हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्युत द्वारा प्रभावित करके ऋणात्मक जो डीएनए खंड है उन्हें अलग अलग किया था। इसके लिए दो जेल काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से, एगोरेज जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है। अब हम इसकी विधि पढ़ते हैं किस प्रकार से ये किया जाता है। सर्वप्रथम कोशिका से डीएनए पृथक करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से डीएनए खंड काट लिए जाते हैं। इन डीएनए खंडों को जेल प्लेट पर रखा जाता है। इन जेल अणुओं के मध्य छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनके कारण यह आणविक चलनी की तरह कार्य करती है।
जेल प्लेट को बफर विलयन में रखते हैं तथा डीएनए खंड को अभिरंजित कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आकार के आधार पर कुछ डीएनए खंड तेजी से व कुछ धीमी गति से कुछ धीमे से गति करते हैं। हमने इसको डायग्राम में देखा था कि हमने डीएनए खंडों को गति करवाई थी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, और जो अणुभार के आधार पर यानी आयतन के आकार के आधार पर जो डीएनए खंड हल्के थे, छोटे थे, वो जल्दी गति कर रहे थे, और जो बड़े थे वो अपेक्षाकृत धीमे से गति कर रहे थे। ठीक है, अलग अलग जगह पर समान लंबाई के बैंड बन जाते हैं, यानी कि जो आकार में एक जैसे होंगे वो एक तरफ रह जाएंगे, एक तरफ एक साथ गति करेंगे, और जो आकार में छोटे हैं वो भी एक साथ गति करेंगे। मतलब आकार के आधार पर वो एक तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे, और एक तरीके से एक बैंड नुमा संरचना हमको दिखाई देगी। ठीक है, इन्हें अभिरंजित करके यूवी प्रकाश में देखने में चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। अभिरंजित किया जाएगा अभिरंजक की सहायता से, तो हमें किस तरीके से दिखाई देंगे, ये चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देंगे। तो जैव विद्युत कण संचलन विधि द्वारा डीएनए खंडों का एक तरीके से शुद्धिकरण या कह सकते हैं अलग अलग शुद्ध तरीके से अलग करना या उनका पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट विधि का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।